अल्लाह की रहमत हो आप पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब एएनएन न्यूज, और मैं एएनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। और आज प्रोग्राम में बात होगी कुछ अहम मौज़ूआत पे जहां पे लोगों को लगता है कि उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा है। और सबसे पहला सवाल आज के प्रोग्राम में हम यही पूछने वाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आगा सईद रुहुल्लाह, उसको घर में नज़रबंद किया गया। इल्तिजा मुफ्ती ने भी दावा किया कि उन्हें नज़रबंद रखा गया है। जुनैद आज़म मुत्तू, उन्होंने भी कहा उन्हें नज़रबंद रखा गया है। एक तरफ हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ साल पहले कहती थी कि गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, किसी को नज़रबंद नहीं रखना चाहिए, और कहते थे कि पीएसए भी किसी पे नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़बान बदल गई उनकी ज़ुबान। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ ज़बान बदल गई है या नीयत भी बदल गई? और सबसे अहम बात यह है कि क्या अपने ही एमपी को डिटेन करवाना, अपने ही घर में नज़रबंद रखना, क्या ये सही है या गलत? और सबसे अहम बात आज के प्रोग्राम में जिस पे हम बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं इस मौजू से कि क्या उसका कोई अमल दखल था कि उसने इन पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन करवा दिया और तुलबा तालबात का एहतजाज जो है उसे फाइल करवा दिया। और दूसरी तरफ उसके अब्बाजान फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इन लोगों को अच्छा हुआ कि उन्हें डिटेन किया गया, घरों में नज़रबंद किया गया। और वजह भी देते हैं, वजह कहते हैं कि ये लोग फितनो फसाद, उथल पुथल मचाना चाहते थे। कौन? आगा सईद रुहुल्लाह, इल्तिजा मुफ्ती, जुनैद आज़म मुत्तू और दीगर लोग जिन्हें नज़रबंद किया गया था। सबसे पहले समझते हैं क्रोनोलॉजी। तुलबा तालबात ओपन मेरिट से जो ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका ये कहना था कि हम एहतजाज करेंगे क्योंकि उमर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और कहा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन आ गई, कैबिनेट ने उन रिकमेंडेशंस को मंजूर कर लिया और अब जो है राज भवन, जिसे अब हम लोक भवन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे फाइल मंजूरी के लिए भेज दी। यहाँ तक ठीक है। आगा रुहुल्लाह और ओपन मेरिट ने कहा कि आप ये बताइए कि आपने कैबिनेट में कौन सी सिफारिशात को पास कर दिया। आप ये बताइए कि जो ओपन मेरिट वाले हैं उनके पास सिर्फ 3% कोटा रहा, तो आपने कौन सी रिकमेंडेशन मंजूर कर ली और अब ओपन मेरिट के लिए क्या कुछ होने वाला है और उनके पास कितनी सीटें रहेंगी, कितनी फीसद सीट्स उनको मिलेंगी? ये सबसे आसान सा सवाल और सीधा सीधा जवाब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहते थे, उमर सरकार से चाहते थे। अब उमर सरकार ने कहा कि ये कुछ बातें हैं जिन्हें मैं नहीं कहूंगा जब तक एलजी इस फाइल को जो है पास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कहा कि काबीना के कई फैसले जो होते हैं वो राजदारी के होते हैं। अब पहला सवाल हमारा है उमर अब्दुल्ला सरकार से। आप कहते हैं कि कैबिनेट के फैसले हम लोगों के सामने नहीं रखते। आप बताइए ये कौन सी सिक्योरिटी की मीटिंग थी जिसकी तफसीलात आप लोगों को नहीं बता सकते? आप कौन सी नेशनल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी पे मीटिंग ले रहे थे फोर्सेस के साथ कि आप उन बातों को पब्लिक में नहीं रख सकते? दूसरी बात, अगर काबीना के फैसले आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहते हैं तो ये बताइए कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के हवाले से आपने मीडिया को क्यों बताया? फिर आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मीडिया को क्यों बताया? वो भी तो राजदारी की बात थी, कैबिनेट में क्या कुछ हुआ। अगर वो राजदारी की बात नहीं तो ये भी राजदारी की बात नहीं कि ओपन मेरिट के साथ आप क्या करना चाहते हैं। सीधा सवाल है हमारा कि क्या वक्त के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबान बदल गई, नीयत बदल गई? पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि हम गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं, कहते थे कि अगर किसी एहतजाज को फाइल किया गया या पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई तो कहते थे कि यह जमहूरियत पे हमला है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमला कर रही है। जी हां, कर रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला लोगों को बता रहे हैं कि ये डिटेंशंस, घरेलू नजरबंद रखना इन पॉलिटिकल लीडर्स को जरूरी था क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर्स उथल पुथल मचाना चाहते थे। तो फारूक साहब, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर ये गिरफ्तारियां जरूरी थी तो फिर आपको भी 370 के दौरान घर में रखा जाना जरूरी था। फिर आपके बेटे को भी कई मुद्दत तक पीएसए में बंद करना जरूरी था। फिर महबूबा मुफ्ती को भी पीएसए के तहत बंद करना जरूरी था। और जिन लोगों पे पीएसए लगा या लग रहा है उन्हें भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पीएसए में रखना जरूरी है। एक पार्टी जो कहती थी कि हम आएंगे तो एहतजाज भी होंगे
लोगों को बात करने की इजाजत होगी, लेकिन आज वो अपने ही लीडरों को घर में नजरबंद रखती है और कहती है कि इनका इरादा उथल पुथल मचाना था, क्योस मचाना था। ये फारूक अब्दुल्ला ने कल पहलगाम में कहा। आज मैं सवाल पूछूंगा और सीधे पूछूंगा, क्योंकि ये कश्मीर है, ये जमहूरियत है और ये तुलबा का मुस्तकबिल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने पुरअमन एहतिजाज की हिमायत करने वाले सियासी रहनुमाओं की नजरबंदी का दिफा किया और कहा कि ये लोग अमन और तरक्की नहीं बल्कि बदअमनी चाहते हैं, इसलिए हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई की। सवाल यह है कि आप कौन सी हुकूमत का दिफा कर रहे हैं जो आपके बेटे चलाते हैं उमर अब्दुल्ला, और पुरअमन एहतिजाज की हिमायत कब से बदअमनी बनने लगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, आप बताइए लोगों को कि आपको कब से लगा कि पुरअमन एहतिजाज करना, रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करना, इसे बदअमनी फैलाना कहा जा सकता है? यह एहतिजाज किस लिए था? यह एहतिजाज रिजर्वेशन पॉलिसी में ताखिर के खिलाफ। ओपन मेरिट तुलबा कह रहे हैं कि आबादी का तकरीबन 70% ओपन मेरिट पर मुनहसर है, मगर सरकारी नौकरियों में ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 40% निशस्तें क्यों? और सवाल यह है, क्या यह मुतालबा गैर आईनी है? जो कैंडिडेट्स, ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं, क्या यह गैर आईनी है? और जो उनके साथ सियासतदान खड़े हैं, क्या वो कोई गैर कानूनी बात कर रहे हैं, गैर आईनी बात कर रहे हैं? क्या यह सवाल पूछना जुर्म बन गया है? क्या यह एहतिजाज पुरअमन था? तो फिर पार्क सील क्यों? अगर यह जमहूरी मुतालबा था तो फिर सियासी रहनुमाओं को घर में नजरबंद क्यों रखा गया? और सबसे अहम सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबान बदल गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबान, और लगता है कि वक्त के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत भी बदल गई है। पहले आप कोई एक चेहरा दिखाते हैं लोगों को, फिर अचानक से आप बदल जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है रातों रात आपके साथ। कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि किसी को गिरफ्तार किया उसकी मजम्मत, किसी पे पीएसए लगा उसकी मजम्मत, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला किसी सियासतदान को घर में नजरबंद रखा जाए तो उसको जस्टिफाई करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबान बदल गई है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी, जब नजरबंदियां हो रही थी, जब पुरअमन एहतिजाज रोके जा रहे थे, तब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी यह जमहूरियत का कत्ल है। तब आप इन्हीं एक्शंस को कह रहे थे कि यह जमहूरियत का कत्ल है, यह शहरी आजादी पर हमला है, यह आवाजों को दबाने की कोशिश है। ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कल तक। तब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी कि पुरअमन एहतिजाज हर शहरी का आईनी हक है। सवाल अब यह है, वही अमल आज दुरुस्त कैसे हो गया कि कल तक जिन चीजों की आप मजम्मत करते थे, आज आपकी हुकूमत में वो सब कुछ दुरुस्त कैसे हो गया? वही नजरबंदी आज बरवक्त कार्रवाई कहलाती है। एक और बड़ा तुजाद देखिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर कहते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जिन सियासतदानों को घर में नजरबंद रखा गया वो उथल पुथल मचाना चाहते थे, रियासत की तरक्की से खुश नहीं है। और दूसरी तरफ, एक तरफ पार्टी के सदर सख्त कार्रवाई का दिफा करते हैं और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक कहते हैं ये नजरबंदियां गैर जरूरी हैं। तनवीर सादिक एमएलए जडीबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहते हैं कि ये नजरबंदियां गैर जरूरी हैं और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब बताइए सही कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें बताइए सही कौन है, फारूक अब्दुल्ला या तनवीर सादिक? बताइए सही कौन है, फारूक अब्दुल्ला या तनवीर सादिक? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करते। आप एक लीडर से एक बयान दिलवाते हैं, दूसरे लीडर से दूसरा बयान दिलवाते हैं, ताकि लोगों में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस कौम को कंफ्यूज नहीं कर सकते। एएनएन न्यूज इस पे बात कर रही है और करती रहेगी। और आप यह बताइए कि आप किस लीडर के बयान के साथ हैं। आज आपको बताना पड़ेगा कि आप किस लीडर के बयान के साथ हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ या तनवीर सादिक के साथ।
आज आपको बताना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ है, किस बयानिए के साथ है। वो बयान जो फारूक अब्दुल्ला ने दिया और कहा कि अच्छा हुआ कि इन लोगों को डिटेन किया गया क्योंकि ये उथल पुथल मचाने वाले थे, या फिर आप तनवीर सादिक के बयान के साथ खड़े हैं जो कहते हैं कि जो हुआ वो हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए किनके साथ आप खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ या फिर तनवीर सादिक के साथ? आपको क्या लगता है कि लोग कंफ्यूजन में भूल जाएंगे कि हकीकत क्या है? ये दोहरे मियार यहां पे नहीं चलने वाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का असल मौकूफ कौन सा है, पहलगाम वाला या श्रीनगर वाला? पहलगाम में फारूक अब्दुल्ला कहते हैं जिन लोगों को डिटेन किया गया अच्छा किया क्योंकि वो उथल पुथल मचाने वाले थे, और श्रीनगर में तनवीर सादिक कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जमहूरी हुकूक की पामाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरफ खड़ी है, फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ या तनवीर सादिक के बयान के साथ? और सवाल यह भी है, अगर नजरबंदियां गलत है तो फिर इनका दिफा क्यों, और अगर नजरबंदियां दुरुस्त हैं तो फिर अपनी ही पार्टी के तर्जुमान इन्हें जमहूरियत के खिलाफ क्यों कह रहे हैं? जरा यह भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने रुकन पार्लियामान आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी नजरबंद, पीडीपी के वहीद पर्रा नजरबंद और इल्तिजा मुफ्ती भी नजरबंद। जुर्म क्या था इन सियासी लीडरों का? सिर्फ तुलबा के पुरअमन एहतिजाज की हिमायत। सवाल मैं सीधा पूछ रहा हूं, क्या हुकूमत अपने ही एमपी की आवाज से खौफजदा है? क्या तुलबा के सवाल इतने खतरनाक हैं कि पूरी तरक्की दांव पर लग जाएगी? बताइए, क्या तुलबा का एहतिजाज इतना खतरनाक है कि पूरी तरक्की दांव पर लग जाएगी? यह कैसी तरक्की है जिसे सवालों से खतरा हो? यह कैसी सरकार है जिसे सवालों से खतरा हो? उमर सरकार, यह कैसी सरकार है जिसे पुरअमन एहतिजाज से खतरा हो? और फारूक अब्दुल्ला साहब, आप भी जरा कौम को बताइए कि आपके बेटे कौन सी सरकार चला रहे हैं? आपके बेटे उमर अब्दुल्ला कौन सी सरकार चला रहे हैं जिन्हें तुलबा के पुरअमन एहतिजाज से खतरा है, जिन्हें तुलबा के सवालात से खतरा है, जिन्हें अपनी ही पार्टी के सियासतदानों के सवाल से खतरा है? जरा हमें भी समझिए, इस कौम को समझाइए, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझाइए, यह कैसी तरक्की है जिसे सवालों से खतरा है? यह कैसी उमर सरकार है जहां पे उन्हें लगता है कि तुलबा का पुरअमन एहतिजाज उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए खतरा है? जरा बताइए, जरा समझाइए, यह कैसी जमहूरियत है जहां इख्तिलाफ को नजरबंदी से दबाया जाए? और एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हुकूमत के पास रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई वाज़ा टाइमलाइन है? अगर है तो तुलबा को बताइए, अगर नहीं तो एहतिजाज रोककर कौन सा इंसाफ हो रहा है? याद रखिए, इख्तिदार में अगर जुबान बदल जाना सियासत हो सकती है, तारीख ये सब नोट कर रही है। सवाल दबाने से सवाल खत्म नहीं होते, आवाजों को कैद करने से मसाइल हल नहीं होते। जब इख्तिलाफात को बदअमनी कहा जाए तो जमहूरियत कमजोर नहीं, खतरे में पड़ जाती है। और आज असल सवाल यही है, क्या यह हुक्मरानी है या तुलबा की आवाज का खौफ? एक तरफ फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने अच्छा किया, आगा रुहुल्लाह, वहीद पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती, इनको डिटेन कर दिया, इनको घर में नजरबंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सियासतदान उथल पुथल मचाने वाले थे। पहलगाम में वो मीडिया के साथ बात करते हुए कहते हैं फारूक अब्दुल्ला। और श्रीनगर में तनवीर सादिक कहते हैं कि जो इन्हें डिटेन किया गया वो गलत है, वो जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। तनवीर सादिक श्रीनगर में ऐसा कहते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ खड़ी है? जरा बताइए कि किसके साथ खड़ी है? एनएन न्यूज ने कई लीडर से बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर से बात की। हमने उनसे सीधे पूछा कि आप किनके साथ खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ या तनवीर सादिक के बयान के साथ? कुछ लोग कहते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता वो किसके साथ खड़े हैं, यहां तक कि वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज की तारीख में खुद भी नहीं पता कि वो कहां खड़ी है। बताइए जी, ऐसी सरकार जिसे खुद नहीं पता कि वो कहां पे खड़े हैं, रियासत को क्या चलाएगी?
लोगों के काम क्या करेगी। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ रशीद। आरिफ, उमर सरकार जिसे ये नहीं पता वो कर क्या रही है, और जिसे ये नहीं पता कि एक लीडर एक बयान देता है, दूसरा लीडर दूसरा बयान देता है, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद भी कंफ्यूज नजर आ रही है कि वो लोगों के सामने क्या बयानबाजी करें। ऐसे हालत में हमारे तुलबा तालबात और ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स और वो सियासतदान जिनका एक कीमती दिन जाया किया गया क्योंकि उन्हें डिटेन किया गया, उमर सरकार ने टेंशन में रखा, आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात कह रही है लोगों के सामने, उसके सदर कह रहे हैं कि हमने ये मजबूरी में किया, नहीं तो ये उथल पुथल मचाने वाले थे सियासतदान जिनको डिटेन किया गया, और दूसरी तरफ तनवीर सादिक इसी बात की मजम्मत करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहना क्या चाहती है? मुदस्सिर, यहाँ पे अगर बज़ाहिर देखा जाए तो लगभग अभी जो नजर आ रहा है पूरी सूरत हाल देखने के बाद, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 3 रास्तों पे नजर आ रही है। पहला जो यहाँ पे रूहुल्लाह मेहदी जो है पहले ही अपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि मेंबर पार्लियामेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही है, और दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला का बयान। अब उस बयान की तरदीद जो है यहाँ पे तनवीर सादिक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर एक जमात है, मगर हालिया तलबा एहतजाज, रिजर्वेशन पॉलिसी और नजरबंदियों के मामले पर पार्टी की सफों में वाज़ेह फिक्री तकसीम सामने आ चुकी है। पार्टी के 3 अहम चेहरे फारूक अब्दुल्ला, तनवीर सादिक और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी 3 मुख्तलिफ रास्तों पर खड़े दिखाई देते हैं, जिसने पार्टी की मजमूई मौक़िफ़ को गैर वाज़ेह बल्कि मुतज़ाद बना दिया है। पहला रास्ता जो है रियासती ताकत और स्टेट्स को उसका दिफा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत की तरफ से की गई नजरबंदियों का खुलकर दिफा किया है। उनका मौक़िफ़ है कि तलबा एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही थी और हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई करके अमन व तरक्की को बचा लिया। फारूक अब्दुल्ला का बयानिया वाज़ेह तौर पर हुकूमती ताकत, अमन व अमान और तरक्की एजेंडे के साथ खड़ा नजर आता है। ये वही मौक़िफ़ है जो अक्सर सरकारी बयानिए से हम आहंग दिखाई देता है, जिसका मकसद एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम देना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार हुकूमत का किरदार अदा कर रही है। हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे ये हुकूमत साजी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे इसको गैर जमहूरी करार देती थी। दूसरा रास्ता यहाँ पे जो अभी नजर आ रहा है कि इदारा जाती तवाज़ुन और सियासी एहतियात। दूसरी तरफ पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने नजरबंदियों को गैर जरूरी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ताहम उनकी तनकीद मोहतात और इदारा जाती हदूद में रहती है। तनवीर सादिक न तो खुलकर एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं और न ही हुकूमत मुकम्मल लाताल्लुकी अख्तियार कर रहे हैं। इनका मौक़िफ़ दरअसल पार्टी के डैमेज कंट्रोल विंग की नुमाइंदगी करता है, जो एक तरफ अवामी गुस्से को संभालने और दूसरी तरफ इक़्तिदार के मराकिज को नाराज न करने की कोशिश है। तीसरा रास्ता यहाँ पे अवामी मज़ाहमत और मेरिट का बयानिया जो रूहुल्लाह मेहदी ने अपनाया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी पार्टी के अंदर सबसे अलग और सख्त मौके पर खड़े हैं। उन्होंने न सिर्फ तलबा एहतजाज की हिमायत की बल्कि खुद को नौजवानों के साथ खड़ा जाहिर किया, जिसके नतीजे में उन्हें नजरबंदी का सामना भी करना पड़ा। रूहुल्लाह मेहदी का बयानिया मेरिट, जमहूरी हक एहतजाज और अवामी सियासत पर मबनी है, जो बराह रास्त पार्टी क़यादत के सरकारी मौक़िफ़ से मुतसादम दिखाई देता है। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का असल मौक़िफ़ क्या है? हकीकत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त कोई वाहिद, वाज़ेह और मुत्तफ़िका मौक़िफ़ मौजूद नहीं। पार्टी फिलहाल 3 मुख्तलिफ सामीन को खुश करने की कोशिश कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत फारूक अब्दुल्ला के जरिए, दरमियानी वोटर और कैडर जो है तनवीर सादिक के जरिए, नाराज नौजवान और मेरिट का तबका जो रूहुल्लाह मेहदी के जरिए उनको खुश किया जा रहा है। यह हिकमत अमली वक्ती तौर पर सियासी नुकसान को कम कर सकती है, लेकिन तवील मुद्दत में यह पार्टी के लिए शनाख्त के बहरान का बाइस बन सकती है। हालांकि अगर क़यादत जो है फारूक अब्दुल्ला के बयानिए को हतमी बना देती है तो रूहुल्लाह मेहदी जैसे लीडरान मजीद हाशिए पर जा सकते हैं। अगर रूहुल्लाह मेहदी का मौक़िफ़ अवामी हिमायत हासिल करता है तो पार्टी क़यादत को अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करना पड़ेगी। अगर अभाम बरकरार रहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ा नुकसान जो है सियासी साख की सूरत में होगा। यहाँ पे इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात नहीं बल्कि 3 बयानियों का मजमूआ बन चुकी है। असल सवाल ये नहीं कि कौन दुरुस्त है, बल्कि यह है कि पार्टी क़यादत कब और किस सीमत में हतमी फैसला करती है, क्योंकि सियासत में सबसे खतरनाक चीज जो है गैर वाज़ेह मौक़िफ़ होता है। तो यहाँ पे यकीनी तौर पे अब लोग भी तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे खुलकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ समझने से वो कासिर है। एक जानिब था फारूक अब्दुल्ला का बयान, दूसरी जानिब तनवीर सादिक उसका यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और यहाँ पे रूहुल्लाह मेहदी जो यहाँ पे एक ही नारा लगाए हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ईगो को छोड़कर
अवामी मुद्दों को हल करने की कोशिश करे, उन मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को पूरा करे जो हमने लोगों के साथ किए थे, उन वादों से वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खुले आम जो है रुहुल्लाह मेहदी अपनी ही हुकूमत को यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पे अब जो ये सियासी हलचल यहाँ पे मची हुई है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से उभर पाएगी, किस तरह से सामने आएगी। हालांकि ये खेल जो अभी देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पे अपोजिशन अभी अपना रोल अदा करना उनका बाकी है, क्योंकि अभी जो है अपने खेमे में ही यहाँ पे 3 रास्ते नजर आ रहे हैं जो अभी सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर अपोजिशन जमाते भी एकजुट होकर एक जुबान में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा जन हो गए, तो कहीं ना कहीं उमर सरकार को आगे का सफर तय करना काफी मुश्किल और दुश्वार होगा। जी मुदस्सिर, ये मुझे बताइए आरिफ, आपने ऑफ द रिकॉर्ड कई एनसी के लीडरों से, एमएलए से बात की, आपने उनसे पूछा कि एक तरफ फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अच्छा है कि इन सियासी लीडरों को डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि वो उथल पुथल मचाने वाले हैं, और दूसरी तरफ तनवीर सादिक जो तर्जुमान आला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमएलए जडीबल भी हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपने उनसे पूछा कि आप किसके बयान के साथ खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ या तनवीर सादिक के बयान के साथ, या वो खुद भी कंफ्यूज है कि हमें खड़ा कहां पे होना है? बिल्कुल, हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे जो एमएलए साहिबान हैं उनसे राबिता किया, जो लीडरान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनसे राबिता किया इस हवाले से कि आखिर जो है एक ही दिन में 2 ये बयान सामने आते हैं। पहले तो यहाँ पे दरार देखने को मिल रही थी कि रुहुल्लाह मेहदी जो है पार्टी से अलग और खफा नजर आ रहे हैं, उनको वर्किंग कमेटी में भी नहीं बुलाया गया था इजलास में। और यहाँ पे जिस तरह से 2 बयान आज सामने आए, चाहे हम बात करेंगे तनवीर सादिक की या फारूक अब्दुल्ला की, तो उस हवाले से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की हमने। तो यहाँ पे मिला जुला रद्द-ए-अमल हमको देखने को मिला। कुछ एमएलए साहिबान जो है फारूक अब्दुल्ला का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल गैर जमहूरी है, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, यहाँ पे नजरबंदी जो है की गई है। तो यकीनी तौर पे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स अवाम ने चुने हैं, एमएलए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी यहाँ पे 2-3 खेमों में नजर आ रहे हैं। उनको भी खुद को भी पता नहीं है कि आखिर जो है पार्टी हाईकमांड की जानिब से कौन से इस तरह के बयान ये सामने आते हैं जो उनको भी कंफ्यूज करते हैं। तो लोगों की बात ही नहीं है, लोग यहाँ पे अब समझने से कासिर है कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या है, किस तरफ वो ले जाना चाहते हैं कश्मीरी अवाम को। एक जानिब से जो है यहाँ पे रिजर्वेशन का मसला जो यहाँ पे इल्तिवा में पड़ा है, जिसके लिए ये एहतिजाज भी अमलाया गया था, हालांकि यहाँ पे वो यहाँ पे अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उसके बजाय अब यहाँ पे हुकूमत ही 3 खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कौन सा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कौन सा उनका जाती है, वो यहाँ पे समझ से बालातर है। लेकिन अब यहाँ पे इस पेचीदगी से निकलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा यहाँ पे जो बयान सामने लाएगी या उमर अब्दुल्ला की जानिब से कब इस पे लबकुशाई की जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है जो असल मुद्दा था रिजर्वेशन का, जिसके लिए जो है यहाँ पे ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, या जिसके लिए मुझे इस वक्त एक कहावत याद आ रही है, अंग्रेजी में बहुत ही एक खूबसूरत कहावत कहा जाती है, whether we call it proverb or the phrase, whatever, कहा जाता है कि if you cannot convince them, confuse them, अगर आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते तो उन्हें आप कंफ्यूज कर दे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पॉलिटिक्स यहां पे खेल रही है? बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आज जो भी हमने सियासी हलचल देखी पिछले कुछ दिनों से, जो हमें नजर आ रहा है, या पिछले 1 साल से जो रुहुल्लाह मेहदी का रोल रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों के खिलाफ हमेशा से सोशल मीडिया पे, मीडिया के जरिए जो है बोलते ही रहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट की जब घड़ी आ गई, जब लगा कि उमर सरकार को शायद से मेरे खिलाफ अवामी सैलाब जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर वो मुजाहिरा कल यहाँ पे हो जाता, उसमें अनगिनत लीडर जो है अपोजिशन के भी यहाँ पे जुड़ जाते, और साथ ही साथ तलबा जो है, तमाम लोग, नौजवान तबका जो है उसमें जुड़ जाता। कहीं ना कहीं वो खौफ जो है उमर अब्दुल्ला को सता गया और यहाँ पे नजरबंदी का ये फैसला सुना दिया। और वहां पे जो है जो वहीद परा की बात करेंगे, इल्तिजा मुफ्ती की बात करेंगे, या रुहुल्लाह मेहदी की बात करेंगे, उनको नजरबंद करके उस मुजाहिरे को तो उसने टाल दिया। लेकिन बज़ाहिर जो गैर यकीनियत यहाँ पे बपा हो गई, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी यहाँ पे काफी जो है बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी खबरें आ रही है कि कल का जो प्रोटेस्ट होने वाला था उसमें शायद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ असेंबली मेंबरान जो है उसमें शिरकत करने वाले थे। तो साफ तौर पे यहाँ पे नजर आता कि रुहुल्लाह मेहदी और यहाँ पे जो उसके बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए जो है यहाँ पे पार्टी से नाराज है, पार्टी के हाईकमांड के खिलाफ
यहाँ पे बोलने के लिए तैयार थे, वो भी यहाँ पे खुलकर कल सामने आ जाता तो यकीनी तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हुकूमत साजी पे भी असर पड़ने वाला था। तो उसी वजह से ये कार्रवाई अमलाई जानी चाहिए उमर अब्दुल्ला की जानिब से, क्योंकि यहाँ पे अगर वो मेंबरान जो है इस प्रोटेस्ट में नजर आते तो यकीनी तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दो खेमों में बढ़ता हुआ पहले ही नजर आ रहा था, वो कल तस्वीर साफ हो जाती कि कितने एमएलए यहाँ पे रुहुल्लाह मेहदी के साथ में खड़े हैं और क्या आगे चल के उमर अब्दुल्ला ये सरकार कंटिन्यू चला पाएंगे कि नहीं। तो उस वजह से ये जो है इकदाम उठाने पड़े। अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला का एक बयान है, तनवीर सादिक का अलग बयान है, तो उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में एक बेरुखी सी छाई हुई है। एक तो अवामी दबाव है, दूसरा एमपी रुहुल्लाह की जानिब से सरदर्द जो बना हुआ है, उनके जो तलबा के साथ मिलकर वो यहाँ पे ईंट से ईंट बजा रहे हैं हुकूमत की, और अपोजिशन का रोल अभी जो है उनको निभाना बाकी है। जब वो भी यहाँ पे खेमा जन हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उमर सरकार के लिए मजीद परेशानियां बढ़ सकती है। जी मुदस्सिर जी। आरिफ, आम जो कैंडिडेट्स हैं जो इस बात को लेकर खुश थे कि कुछ सियासतदान उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी आवाज़ पुरजोर बनाने के लिए वो सरकार के खिलाफ जो है एहतजाज में शामिल होने वाले हैं, उनका दिल क्या दुखा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं कि उमर सरकार ने उन्हें पुरअमन एहतजाज करने से पहले ही उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया? बिल्कुल, यहाँ पे हमने बहुत सारे तलाब से भी बात की तो तलबा तंजीमों का कहना है कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मौजूदा तनासुब गैर मुतवाजन है और उस पर अजसर नौ गौर किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक जो है हुकूमत बार बार यकीन दहानियों के बावजूद इस मामले पर कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर पा रही है, जिसके बाइस जो है नौजवानों में गुस्सा बढ़ रहा है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक इन नजरबंदियों को गैर जरूरी करार देते हुए कहा है कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी निज़ाम का बुनियादी हक है। यहाँ पे इख्तिलाफी राय को ताकत के जरिए दबाना मसाइल को हल करने के बजाय मजीद पेचीदा बना देता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पे नौजवान तबका जो इंतजार में था कि कब हमारा मसला जो है उसको हल किया जाएगा, जो ओपन मेरिट यहाँ पे कैंडिडेट्स है जो लगता है जिनको कि हम यहाँ पे नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं, नाउमीदी के शिकार हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जो कल तक एक जो हौसला मिला था कि रुहुल्लाह मेहदी की वजह से जो उनको क़यादत हो रही है उनके प्रोटेस्ट की, अब हो सकता है उस पर गौर-व-खोज किया जाए। जो रिपोर्ट कमेटी ने सबमिट की है उसका जल्दी से अनकरीब से जो है फैसला कोई सुनाया दिया जाएगा। लेकिन अब जो ये बेचैनी और बेरुखी यहाँ पे देखने को मिल रही है, सियासी हलचल जो नहीं मच गई, उससे कहीं ना कहीं वो अपना जो रोना रो रहे थे वो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन का शिकार हो गए। जो मुद्दा और मकसद अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज किया जाए और जो असली मुद्दा था उससे लोगों को भटकाया जाए। तो ये एक पॉलिसी के तहत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया जा रहा है। इस तरह के बयान ये अलग अलग सामने आ रहे हैं क्योंकि मेन मुद्दा जो है रिजर्वेशन बिल का, रिजर्वेशन का, उसकी तरमीम का, उससे लोगों को भटकाया जाए और नई बहस यहाँ पे छड़ा दी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मुझसे ज्वाइन करने के लिए। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कल आगा रुहुल्लाह मेहदी, वहीद फर्रा, इल्तिजा मुफ्ती, जुनैद मत्तू इनको डिटेन किया गया क्योंकि ये तुलबा तालबात के साथ मिलकर एहतजाज करने वाले थे। किस बात को लेकर कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर सरकार अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर दे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का यह कहना है कि इन सियासी लीडरों को बंद करना अच्छी बात है क्योंकि ये उथल पुथल मचाना चाहते थे। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का यह कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको डिटेन नहीं करना चाहिए था, तुलबा को एहतिजाज की इजाजत मिलनी चाहिए थी क्योंकि ऐसा करके यानी इनके प्रोटेस्ट को पहले ही फाइल करके, ब्लॉक करके जो सरकार है उसने गलत किया है और ये आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ऐसा तनवीर सादिक ने कहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद किसके बयान के साथ खड़ी है, फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ या फिर तनवीर सादिक के बयान के साथ? क्योंकि लोग इसका जवाब मांगना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और साफ अल्फाज में चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। अगर आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते हैं तो उनके जहन में इंतशार पैदा कर दीजिए। और इसी हवाले से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस पॉलिसी को नुमाया करती हैं, जो हम ये खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस पॉलिसी को नुमाया करती हैं, जहां सवालों के जवाब देने के बजाय बयानिया बदल गया, तुलबा के मुतालबात पर बात करने के बजाय इन्हें बदअमनी से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश दिखाई देती है। जब कायल करना मुमकिन न हो तो अब हम पैदा किया जाए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही पॉलिसी इस वक्त नजर आती है कि जब कायल करना मुमकिन ना हो
तो अब हम पैदा किया जाए, जिसे अंग्रेजी में खूबसूरती के साथ कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, ताकि बहस तर्क बमुकाबला एहतिजाज में उलझ जाए। यही हुकूमत अमली अवामी सवालात को हमें मंजर पर धकेल देती हैं और असल मुतालबात जवाब के मुंतजिर रह जाते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज से आपकी नई पॉलिसी जो है लोगों के लिए वाज़ा हो गई है, और आपकी पॉलिसी है कि आपके एक लीडर आकर लोगों को कहेंगे हम तो आपके लिए काम करते हैं, जो कुछ हुआ हम तो उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन आपके सदर मीडिया के सामने आके कहेंगे जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, ये लोग तो अमन अमान खराब करना चाहते थे, ये तो उथल पुथल मचाना चाहते थे। एक तरफ आप एक बयान देंगे, दूसरी तरफ आप दूसरा बयान देंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कह रही है उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं देंगे, आप कोई बात आप खुल के नहीं कहेंगे। और ये पॉलिसी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वाजा हो गई है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। एहतिजाजी मुजाहिरीन को आप कन्विंस नहीं कर सके, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को आप कन्विंस नहीं कर सके, अपने एमपी आगा रूहुल्लाह को आप कन्विंस नहीं कर सके, अपोजिशन पार्टी के एमएलए को आप कन्विंस नहीं कर सके, तो आपने उनको डिटेन कर दिया, आपने उनको डिटेन कर दिया। और तनवीर सादिक आके बोलते हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, डिटेन नहीं करना चाहिए था, तुलबा को एहतिजाज की पुरअमन एहतिजाज की इजाजत मिलनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला आकर कहते हैं कि हमने अच्छा किया और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सियासी लीडर हैं उथल पुथल मचाना चाहते थे। आज कुछ बातें जरा आहिस्ता से करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज एएनएन के जरिए आम लोग आपसे कुछ बातें आहिस्ता करना चाहते हैं, क्योंकि यह मामला नारेबाजी का नहीं, किसी के सियासत का नहीं, बल्कि यहां के जवानों के मुस्तकबिल का है। यह शोर का नहीं, सवाल का मामला है। पहलगाम से फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि तुलबा के एहतिजाज की हिमायत करने वाले रहनुमा अमन और तरक्की नहीं चाहते, बल्कि बदअमनी चाहते हैं, और इसीलिए हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई की। यह जुमला रुक कर सुनिएगा कि हुकूमत ने बरवक्त कार्रवाई की। यहां बात एहतिजाज की नहीं, बात एहतिजाज की हिमायत की है। तुलबा सड़क पर क्यों आना चाहते थे? इसलिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी में तरमीम ताखिर का शिकार हो रही है, और जो कैबिनेट में फैसला उमर सरकार ने किया लोगों के सामने नहीं रखा। ओपन मेरिट के तुलबा कह रहे हैं कि आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा ओपन मेरिट पर मुश्तमिल है, मगर सरकारी नौकरियों में ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 40% निशस्त है। ये कोई नारा नहीं है, ये एक अदद है, ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब क्या दिया गया? न मुकालमा, न वजाहत, न यकीन दहानी। जवाब आया नजरबंदी। सियासी रहनुमाओं को घरों में बंद कर दिया गया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह महदी भी शामिल है, पीडीपी के वहीद पर्रा भी, और इल्तिजा मुफ्ती भी। और उनका जुर्म क्या था? न तकरीर, न जुलूस, न पत्थर, सिर्फ ये कहना कि तुलबा का सवाल सुना जाए। यहां एक खामोश तुजाद है, और यह तुजाद बोलता है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तिदार में नहीं थी, जब नजरबंदियां होती थी, जब पुरअमन एहतिजाज रोके जाते थे, तब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी कि यह जमहूरियत के खिलाफ है, यह शहरी आजादियों पर हमला है, यह आवाज दबाने की कोशिश है। आज वही अमल, वही नजरबंदी, वही पुलिस और वही जुबान बदल गई। आज इससे बरवक्त कार्रवाई कहा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक उन नजरबंदियों को गैर जरूरी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि कौन सही है, सवाल यह है कि एक ही पार्टी के दो सच क्यों सामने आ रहे हैं? क्या इक्तिदार में सच बदल जाता है, या सच कभी एक था, कभी सच जो है वो कभी एक ही बोट में सवार नहीं था? यह भी गौर करने की बात है कि हुकूमत तरक्की की बात कर रही है, लेकिन तरक्की का मतलब यह नहीं होता कि सवाल खामोश हो जाए। तरक्की वो होती है जिसमें सवालों के लिए जगह हो, जिसमें नौजवानों को सुना जाए, न कि कैद किया जाए। अगर हुकूमत के पास रिजर्वेशन पॉलिसी पर वाज़ा मंसूबा है तो वो बताना चाहिए, अगर नहीं है तो एहतिजाज को रोकने से खिल्ला नहीं बढ़ जाता, सिर्फ बेएतिमादी बढ़ जाती है। यह कहानी सिर्फ तुलबा की नहीं है, यह कहानी जबान के बदलने की है, इक्तिदार में आकर मौक़िफ़ के बदलने की है, और इस खामोशी
खौफ की जो सवाल है उसे महसूस किया जा सकता है। आखिर बस एक सवाल बाकी रह जाता है, अगर पुरअमन एहतिजाज से हुकूमत को खतरा है तो फिर असल मसला एहतिजाज नहीं बल्कि वो एतमाद है जो कई रास्तों में खो गया है। और आज एएनए न्यूज खुलकर जो है पूछ रही है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ खड़ी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ खड़ी है? उन वादों के साथ जो उन्होंने किए थे, या फिर आज वो वही कुछ कर रही हैं कल तक जिसकी वो मुखालफत कर रही थी? ये सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका जवाब देना होगा कि वो किसके साथ खड़ी हैं। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला ये बात कहते हैं कि जिन लोगों को डिटेन किया गया, अच्छा उनके साथ सलूक किया गया क्योंकि वो उथल पुथल मचाने वाले थे, और दूसरी तरफ तनवीर सादिक कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आईनी हुकूक की पामाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप किसके साथ खड़े हैं, किस बयाने के साथ खड़े हैं? फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ या तनवीर सादिक के बयान के साथ? लोग कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, आप अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लियर कर दें। आज शाम तक आप अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो है इजरा कर दें और बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उमर अब्दुल्ला के वालिद फारूक अब्दुल्ला के बयाने के साथ खड़ी हैं या तनवीर सादिक के बयाने के साथ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर कुछ कहते हैं और उनका एक नया एमएलए कुछ और कहता है। लेकिन लोग चाहते हैं आप इस कंफ्यूजन को जो है ना दोहराएं, क्योंकि लोगों ने महसूस कर लिया है कि आपकी पॉलिसी इन दिनों यही है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। अगर आप लोगों को कायल नहीं कर सकते हैं तो उनके जहनों को जो है मुंतशिर कर दीजिए, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दीजिए। लेकिन कश्मीर की कौम जो है वो आपसे ये सवाल पूछती रहेगी और सीधा सवाल पूछती रहेगी, और सवाल ये है कि तुलबा का मुस्तकबिल है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने पुरअमन एहतिजाज तुलबा की हिमायत करने वाली सियासी रहनुमाओं की नजरबंदी का दिफा किया और कहा कि वो उथल पुथल मचाने वाले थे। दूसरी तरफ जो है तनवीर सादिक कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो कहते हैं कि ये आईनी हुकूक की पामाली है। लेकिन सवाल ये है कि ये एहतिजाज किसने रोका, किसने अपने ही एमपी को घर में नजरबंद रखा? और अब आप देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला जस्टिफाई करते हैं कि उमर सरकार ने जो कुछ किया वो अच्छा किया, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक नया एमएलए, पहली बार एमएलए बना है, वो आकर कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोग समझ गए ये आपकी दोहरी पॉलिसी है जहां पे आप दो लोगों को सामने करते हैं, एक को कहते हैं कि आप हिमायत करो, दूसरे को कहते हैं कि आप मजम्मत करो। लेकिन मजम्मत और हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के लोग दो ठोक अल्फाज में आपसे कह रहे हैं कि आप अपना मौक़िफ़ वाज़ा करें। दो मौक़िफ़ लोगों के सामने ना रखें कि आपका सदर वो इसकी हिमायत करेगा और आपका एमएलए वो इसका दिफा करेगा और वो इसकी मजम्मत करेगा। आपका सदर इसका दिफा कर रहा है, आपका एमएलए इसकी मजम्मत कर रहा है। लेकिन हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक ही मौक़िफ़ चाहिए, या बताइए कि आप दिफा कर रहे हैं या फिर बताइए कि आप इसकी मजम्मत करते हैं। तो बताइए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस आप कहां पे खड़े हैं, आपका पार्टी स्टैंड क्या है? जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से दो टोक अल्फाज में पूछ रहे हैं कि उन्हें सीधा जवाब चाहिए, सादा जवाब चाहिए, सादा अल्फाज में चाहिए, कोई सियासत नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को सवाल का जवाब सादा अल्फाज में चाहिए, बिना किसी सियासत के चाहिए। बताइए कि जो आगा रुल्ला को डिटेन किया गया, घर में नजरबंद रखा गया, जुनैद मत्तू को, इल्तिजा मुफ्ती को, वहीद पर्रा को, जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के साथ पुरअमन एहतिजाज करना चाहते थे, उनको आपने डिटेन कर दिया और एहतिजाज की इजाजत नहीं दी। आप यह बताइए कि जो इन पॉलिटिकल लीडर्स को और जो कैंडिडेट्स के प्रोटेस्ट को पहले ही ब्लॉक किया गया, क्या आप इसका दिफा करते हैं या आप इसकी मजम्मत करते हैं? क्योंकि आपके सदर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐसा करके अच्छा किया क्योंकि ये लोग उथल पुथल मचाने वाले थे, और दूसरी तरफ आपका नया एमएलए जडीबल तनवीर सादिक कहते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि आप इस पॉलिसी को ना अपनाएं। इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, हमें एक ही मौक़िफ़ आपसे चाहिए। आप लोगों को बताइए कि आपका मौक़िफ़ क्या है। क्या आप इस बात के साथ खड़े हैं कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और अगर इन लीडरों को नजरबंद न किया जाता और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को
एलो किया जाता तो उथल पुथल मच जाती, या फिर आप इसके साथ खड़े हैं कि पुरअमन एहतिजाज की इजाजत मिलनी चाहिए थी और सियासतदानों को डिटेन नहीं करना था? ये आप जो है लोगों के सामने वाज़ा बता दें। हमें आपकी डिवल पॉलिसी नहीं चाहिए। दो टोक अल्फाज में एक ही बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस सुन ले। आज शाम तक आप प्रेस रिलीज इजरा कर दें कि आप उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं या तनवीर सादिक के साथ, और अगर आप खामोश रहे, योर साइलेंस विल कन्विक्ट यू। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम की इस मोड़ पे आपको कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। आपके घर में एक शख्स आता है, आप घर में बैठे हैं और वो शख्स आपसे कहता है 2 लाख लगेंगे, 2 लाख लगेंगे और आपको 2 लाख देने हैं और आपका बेटा यूं उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप के घर कोई शख्स आता है और कहता है कि मैं आपको श्रीनगर शहर में ज़मीन दिला रहा हूं, 10 लाख दे दीजिए एडवांस में। 1 करोड़ की ज़मीन है, आपको सिर्फ 50 लाख में दिलवा देंगे। आप पैसे दे देते हैं। आपके पास एक शख्स आता है और कहता है कि आपकी मैं सिफारिश कर सकता हूं, जो आपकी फाइल फंसी हुई है मैं उसकी सिफारिश कर सकता हूं, 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा सरकारी दफ्तर में। और आप पैसे दे देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि ना सरकारी नौकरी मिली, ना ही आपको कहीं पे ज़मीन मिली और ना ही आपका कोई सरकारी दफ्तर में काम हुआ। तो ऐसे लोगों को फिर आप कहते हैं कि हमें पैसे जो है वापस चाहिए, लेकिन पैसे भी वापस नहीं मिलते और फिर वो आपका फोन भी नहीं उठाते। तो बताइए, ऐसे लोगों के बारे में अगर आपका पाला पड़ा है, आपने क्या महसूस किया है? आपने क्या महसूस किया है इन लोगों के बारे में? मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हम आपको सरकारी नौकरी दिलाने वाले हैं, बस आप 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। आप किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे यहां पे जमीन का एक टुकड़ा चाहिए, मुझे अपना आशियाना बनाना है, घर बनाना है। पैसे दे दिए, ना जमीन मिली ना ही पैसे वापस मिले। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए और ऐसे लोग जेल जा रहे हैं। ऐसे लोग जेल जा रहे हैं। EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जम्मू कश्मीर पुलिस की यह काम कर रही है। और आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको बता दूं कि आज कहानी किसी सियासतदान की नहीं, आज कहानी इस आम आदमी की है जिसका पैसा लूटा गया, जिसको नौकरी के ख्वाब दिखाकर धोखा दिया जाता है और जिसकी जमीन, जिसकी जमा पूंजी एक फ्रॉड के जरिए हड़प ली जाती है। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि फ्रॉड बेलगाम नहीं, लूटमार करने वाले महफूज नहीं। कश्मीर में एक इदारा है जो खामोशी से फ्रॉड के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, दरवाजा तोड़कर दाखिल हो जाता है। जी हां, हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी तंजीम मौजूद है जो फ्रॉड करने वालों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, बल्कि दरवाजा तोड़कर दाखिल हो जाती हैं। और इस इदारे का नाम है इक्तिसादी जराइम विंग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। आज हम बात करेंगे EOW की, कि कैसे EOW लोगों को बचा रही है, नौजवानों के ख्वाब बचा रही है और फ्रॉड को यह पैगाम दे रहा है, कश्मीर अब फ्रॉड जोन बन नहीं सकता। जी हां, कश्मीर में अब फ्रॉड नहीं हो सकता। आप आराम से रहिए क्योंकि EOW जाग रही है, अपना काम कर रही है। आज मैं पूरे जोर से कहूंगा क्योंकि आज कहानी सियासत की नहीं, लोगों के तहफ्फुज़ की है। आज सवाल नहीं, आज एतराफ है। आज इस प्रोग्राम में मैं सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि आज मैं एतराफ करने जा रहा हूं। आज मैं एतराफ करने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से कि कश्मीर में अगर कोई इदारा खामोशी से अवाम के पैसे, एतमाद और मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहा है तो वो है इक्तिसादी जराइम विंग, EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। EOW, आज मैं आपको बता रहा हूं कि EOW सिर्फ फाइलें नहीं देख रहा,
ईओडब्ल्यू लोगों को बचा रहा है। साल 2025 और इक्तिसादी जराइम ने 100 मुकदमात की जांच मुकम्मल कर ली। जी हां, एक साल में ईओडब्ल्यू ने 100 से जायद केसेस की जांच मुकम्मल कर ली है। और पता ही ये कैसे मामले होते हैं? 100 मामले, और इनमें क्या क्या मामले होते हैं? फ्रॉड, जालसाजी, माली बेजाब्तगियां, और हर केस में कागजात खंगाले गए, कंप्यूटर रिकॉर्ड जांचे गए, बैंकों और सरकारी महकमों से डाटा लिया गया और एक भी केस लटकने नहीं दिया। एक भी केस लटकने नहीं दिया। किसी गरीब को जमीन खरीदनी थी, आगे वाले ने चूना लगा दिया, बाद में पता चला कि वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। किसी को कहा आपकी बेटी को नौकरी पे लगा देंगे, आपकी बेटी को नौकरी पे लगा देंगे, या कहीं पे किसी कैंडिडेट को ही, जॉब एस्पिरेंट को ही चूना लगा दिया किसी ने, 5 लाख दे दो आपको सरकारी नौकरी मैं दिला दूंगा। बाद में पता चला ना सरकारी नौकरी मिली और ना ही 5 लाख वापस मिले। और ऐसे लोगों को जेल में बंद कर रही है ईओडब्ल्यू। 100 से ज्यादा केसेस ऐसे खंगाले हैं, जांच की है ईओडब्ल्यू ने। यह है सिस्टम का जवाब ऐसे फ्रॉडस्टर्स के लिए जो लोगों को चूना लगाते हैं। और मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मासूम लोग होते हैं, जो जमीन बेच के ऐसे फ्रॉडस्टर्स को पैसा देते हैं, लेकिन सिस्टम ने उनके मुंह पे तमाचा लगा दिया जो ये फ्रॉड करते हैं। ये है इंसाफ की रफ्तार। और जरा ये सुनिए ईओडब्ल्यू की बात। 1270 मुकदमात नहीं बल्कि शिकायत जो है इन्हें मौसूल हुई एक साल में। 1270 आम लोगों की फरियादें ईओडब्ल्यू ने इस साल सुनी। हर शिकायत को सुना, हर मामले को परखा। जहां जुर्म था कानून हरकत में आया और जहां गलतफहमी थी वही मसला हल कर दिया गया। यह है असल गवर्नेंस। इसे कहते हैं काम करना। जुर्म होने से पहले ही जुर्म को रोक देना। यही लोग कल आपके पास आते और ठग लेते, आपको कहते सरकारी नौकरी मिलेगी, पैसे दे दो, लेकिन वक्त से पहले ईओडब्ल्यू ने उनको जेल में डाल दिया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया, तहकीकात भी मुकम्मल कर ली और इब्तिदाई जांच में ही कई झगड़े खत्म भी कर दिए, वक्त भी बचा लिया और सबसे बड़ी बात अवाम का पैसा बचा लिया। अब जरा ये सुन लीजिए आप कि ये लोग जो है जो फ्रॉड करते हैं, इन धोखेबाजों की बात कर रहा हूं, ये क्या क्या कहते हैं और कैसे आपसे पैसे ईंट लेते हैं। आप जरा होशियार रहिएगा, आप जरा होशियार रहिएगा, क्या पता कि अभी कोई जमानत पे रिहा हो और फिर आपके साथ ये फ्रॉड करें। ये आपके पास आएंगे नौकरी के नाम पर नौजवानों को लूटने वाले, जाली सरकारी असामियों के वादे, बैरूनी मुल्क मुलाजमत के झूठे ख्वाब, जमीन के फ्रॉड, जाली कागजात, गलत इंदराज, सरकारी सिक्कों में दांधलियां और सरकारी मुलाजमीन की बददांतियां, ये सब कहां जा रहे थे? ये सब किए जा रहे थे और ईओडब्ल्यू के शिकंजे में आ गए। जमीन माफिया, पेशावर फ्रॉड, मुनज्जिम ग्रुप, सब पर हाथ डाला गया, मुकदमा दर्ज हुए और पैगाम साफ है। पैगाम साफ है ऐसे जालसाजों के लिए, कश्मीर में धोखाधड़ी नहीं चलेगी। ये ईओडब्ल्यू सियासत नहीं देखता, ईओडब्ल्यू नाम नहीं देखता, ईओडब्ल्यू किसी की ताकत नहीं देखता, ये सिर्फ जुर्म देखता है, सिर्फ जुर्म देखता है ईओडब्ल्यू। और मैं आज साफ कह रहा हूं, ईओडब्ल्यू कश्मीरी अवाम का मुहाफिज है, नौजवानों की डाल है और फ्रॉड करने वालों के लिए एक डरावना सपना। अगर आपका पैसा महफूज है, अगर आपका एतमाद कायम है, अगर कोई आपको लूटने से पहले पकड़ा जा रहा है, तो इसके पीछे यही इदारा खड़ा है ईओडब्ल्यू। और आखिर में मैं आवाम से भी यही कहूंगा जो ईओडब्ल्यू कह रहा है, चौकन्ना रहिए, लालच में ना आइए और माली धोखाधड़ी के पूरी इतला दे, क्योंकि जब इदारा मजबूत हो और आवाम साथ हो तो फ्रॉड का अंजाम सिर्फ एक होता है, सीधा कानून के कटहरे में और सलाखों के पीछे। ईओडब्ल्यू ने इस साल 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए, उनकी जांच की, उनकी तहकीकात की, कुछ मामलात को
इब्तिदाई मरहले पे सुलझा दिया और कई फ्रॉडस्टर्स को सलाखों के पीछे ढकेल दिया, और अच्छी बात है। और ये जालसाजी करने वाले, जमीन का फ्रॉड करने वाले, जाली दस्तावेजात बनाने वाले, लोगों को सरकारी नौकरियों का झांसा देने वाले अब जेल में बंद है। अब जेल में बंद है, यानी जो बाकी लोग हैं वो तो इन फ्रॉडस्टर से बचेंगे। और एक साल में इतनी बड़ी कार्रवाई करना ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से EOW ने यहां पे ये कानूनी कार्रवाई की है, लोग तो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इन फ्रॉडस्टर्स के साथ जो है ऐसा ही होना चाहिए और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसे फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करते हैं फिर ये पैसा भी वापस नहीं देते, फिर लोगों का फोन भी नहीं उठाते और फिर उल्टा उन्हीं पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कौन से पैसे, कब के पैसे, कब दिए थे, किसको दिए थे, किसने कहा था सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले 2-3 साल तक आपको कहेंगे बस ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है, अभी आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है, और उसके बाद कहते हैं कि कौन से पैसे, कहां के पैसे। आपका पहला फर्ज यह है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप PSC, SSB, जो बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनमें फॉर्म भरें, इम्तिहान की तैयारी करें और वहां के जरिए आप गवर्नमेंट मुलाजिम को हासिल करें। जो लोग आपके घर आते हैं और कहते हैं कि हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, मैं आपको बता दूं वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। बैकडोर एंट्रीज के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, और अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो यकीन मानिए कि वो जेल में होगा, और ऐसा काम करना आपके लिए भी जुर्म बन जाता है। इसलिए अच्छी बात है, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या अपने बेटे या बेटी के लिए आप चाहते हैं कि वो जो है सरकारी मुलाजमत करे, बेहतर मशवरा है, सीधा मशवरा है, अच्छा मशवरा है और कानूनी मशवरा है। उनको कहिए SSB के जरिए, PSC के जरिए, बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए एप्लीकेशन भरे। जब कोई नोटिफिकेशन आती है, आज भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस ओपन हैं, उनमें वो जो है एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एग्जाम की तैयारी करें, मेरिट बेस पे जो है वो क्वालिफाई करें और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो भी इज्जत के साथ, आराम के साथ। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर, अवामी एतमाद का तहफ़्फ़ुज़। EOW कश्मीर की 2025 में इक़्तिसादी जराइम के खिलाफ सख्ती कार्रवाई। इक़्तिसादी जराइम विंग कश्मीर ने साल 2025 में लोगों को धोखा देने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस दौरान फ्रॉड, जालसाजी और पैसों की बेकायदगी के कई मामला कानून के मुताबिक हल किए गए। इससे अवाम का एतमाद मजबूत हुआ। साल भर में 100 मुकदमात की जांच मुकम्मल की गई। इन मुकदमात में कागजात और कंप्यूटर रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच की गई। मुख्तलिफ सरकारी महकमों और बैंकों से भी मदद ली गई। तमाम मुकदमात वक्त पर निपटाए गए। अवाम की शिकायत पर खास तवज्जो दी गई। 2025 में 1270 शिकायत आए। हर शिकायत को गौर से देखा गया। जहां जरूरत थी वहां कानूनी कार्रवाई हुई और कई मसाइल रहनुमाई से ही हल हो गए। इब्तिदाई जांच के लिए 209 इंक्वायरियां की गई। शुरू में ही मसला समझकर कई झगड़े खत्म कर दिए गए, जिससे वक्त और सरकारी पैसा बचा। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामला सामने आए। जाली सरकारी नौकरियों और बैरून मुल्क काम के झूठे वादों से नौजवानों को लूटा गया। जमीन के फ्रॉड, जाली कागजात और गैर कानूनी नौकरी दिलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सरकारी रिकॉर्ड में गलत इंदराज, सरकारी स्कीमों में जाली कागजात, अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमिन की बददानतिया के मामला की भी जांच की गई। कारोबारी धोखाधड़ी के केस भी कानून के मुताबिक देखे गए। साल के दौरान जमीन माफिया और पेशेवर धोखेबाजों के ग्रुप पकड़े गए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इक़्तिसादी जराइम विंग कश्मीर अवाम से अपील की है कि वो मोहतात रहें और किसी भी माली धोखाधड़ी की पूरी इतला दे, ताकि वादी में साफ और महफूज माहौल बना रहे। यानी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि EOW ने एक साल में बहुत सारे बड़े काम किए हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा बचा लिया और साथ ही में लोगों को चौकस रहने की भी जो है वो अपील की है। इसलिए हम भी आपसे कहते हैं कि अगर आपको कोई आए और कहे कि मैं आपको सरकारी नौकरी दिला सकता हूं, आप पैसों पे इंतजाम करें, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। कोई भी आपको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है।
सरकारी नौकरी हासिल करनी है, इम्तिहान की तैयारी कीजिए, एसएसबी, पीएससी, बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए फॉर्म भर दीजिए, इम्तिहान की तैयारी कीजिए, मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाइए, इज्जत के साथ, आराम के साथ, बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के आपको सरकारी नौकरी पूरी इज्जत के साथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये गलती करते हैं कि फ्रॉडस्टर्स के हाथ में आ जाते हैं, फिर वो आपका पैसा भी खाएगा और जो है आपको बाद में काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ, माफ़ कीजिएगा रफ़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफ़ी, एक साल में हम देखते हैं कि बहुत सारे जालसाज हमारे समाज में हैं जिनको EOW ने पकड़ा, किसी ने बोला सरकारी नौकरी दूंगा, किसी ने जालसाजी सर्टिफिकेट बना ली, किसी ने गवर्नमेंट स्कीम में घपला कर दिया और किसी ने नौजवानों को झांसा दे दिया कि हम आपको बैरून ममालिक भेजेंगे, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को जो है पैसा ले लिया इस नाम पे कि हम आपको जमीन दिलवाएंगे, लेकिन जमीन भी नहीं दिलवाई। ACB ने 1270 के करीब मामला दर्ज कर लिए। क्या कई लोगों को कहा जा सकता है कि बचाया गया ताकि वो भी विक्टिम ना बनते? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से कि आए दिन यहाँ पे जो क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यहाँ पे हैं, वो आए दिन जो है इस तरीके के केसेस यहाँ पे सॉल्व कर रही है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो केसेस यहाँ पे हैं उनके जो चार्जशीट वगैरह हो मुख्तलिफ अदालतें जो जम्मू कश्मीर की हैं वहां पे वो फाइल करते हैं। तो फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि जो 2025 का साल था, अगर हम उसकी बात करें तो बता दें आपको कि क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उन्होंने 2025 में जो माशी जराइम है, जो सोशल क्राइम है, उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की। बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का कहना भी है और जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि जो फ्रॉड, चीटिंग या फॉर्जरी या जो जॉब स्कीम्स जैसे मामलों में जो है उन्होंने तहकीकात करके इस साल आपको बता दें कि तकरीबन 100 से ज्यादा जो FIRs यहाँ पे पहले रजिस्टर किए, उसमें तहकीकात की और बाद में उनको जो है हल भी किया। तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये सब जो मामले हैं बताया जा रहा है कि काफी मुश्किल थे, लेकिन डिपार्टमेंट की मेहनत की वजह से जो है ये सारे जो FIRs हैं इनको डिस्पोज ऑफ किया गया डिपार्टमेंट की मेहनत की वजह से। इसके अलावा आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ने तकरीबन 1270 के करीब जो शिकायतें थी जो लोगों और जो सरकारी दफ्तरों से हासिल की गई थी उनको भी जो है हल किया गया है। कई ऐसी शिकायतें अभी भी है जिन पे काम चल रहा है, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी है जो हल हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 290 के करीब जो इंक्वायरीज यहाँ पे थी, जिसमें जो है कहीं पहले जो यहाँ पे जो इंक्वायरीज यहाँ पे बिठाई गई थी उनको भी यहाँ पे हल किया गया। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डिपार्टमेंट ने जो है फेक सर्टिफिकेट और जो पब्लिक पैसे का गलत इस्तेमाल जो केस यहाँ पे पहले ही रजिस्टर थे उनको भी पकड़ा और बहुत सारे जो फ्रॉड करने वाले लोग या जो ब्रोकर्स वगैरह थे उनको जो है कानून के हवाले किया। तो जिस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंड स्कैम्स या जो हम देख रहे थे कि जॉब कंसल्टेंसीज यहाँ पे है वो यहाँ पे लोगों को जो है झांसा दे रहे थे, उनको उनसे पैसा जो है वो हड़पा जा रहा था और उनको जो है फेक जॉब देने के वादे किए जा रहे थे। यहाँ जो लैंड स्कैम्स यहाँ पे आए दिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लैंड स्कैम्स हो रहे हैं उनका पूरा जो पर्दाफाश है यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की जांच से किया जा रहा है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से कहीं जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स इस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की बात करें यहाँ जो कश्मीर में है तो उनकी मेहनत की वजह से हम देख रहे हैं कि साल 2025 में तकरीबन 100 से ज्यादा जो FIRs हैं वो जो है डिस्पोज ऑफ किए गए हैं। और जिस तरह से लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपना भरोसा जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पे जताया है। और जिस तरह से आप जानते हैं इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जब इस तरीके की जो माशी क्राइम्स होते थे, जो लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह होता था तो उनकी सुनवाई जो है वो बहुत कम होती थी। लेकिन जिस तरह से अब इसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट जो है, एक क्राइम ब्रांच की एक अलग सी विंग जो है इसके लिए बनाई गई है और जो डेडिकेटेड टीम इसमें रखी गई है, तो उस की बात करें तो 2025 में बहुत अच्छी कार्रवाई जो है वो इनकी जानिब से की गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें जो क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है 2025 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए जिस तरह से पूरा साल जो जहां कहीं भी जो माशी जुर्म हुए उनके
खिलाफ जो है इन्होंने सख्त मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। दिखाई थी और लाखों की तादाद में यहाँ पे जो रकम है वो उन लोगों से हड़पी थी, और उसके बाद उनको लगता था कि शायद हमें कोई नहीं पकड़ेगा, हमें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे EOW की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने बर वक्त रहते ही FIRs रजिस्टर की, कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई के बाद जो है जो सबूत वगैरह है वो इकट्ठा किए, और उसके बाद मुख्तलिफ अदालतों में जो है चार्जशीट भी पेश की, और उन लोगों को जो फ्रॉड वगैरह करते थे, जो यहाँ पे लोगों को धोखा देते थे, चाहे वो लैंड स्कैम्स हो या नौकरी की स्कैम्स यहाँ पे हो, तो उनको जो है वो कानून के कटघरे में खड़ा करके अब हम देख रहे हैं कि उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो क्राइम ब्रांच कश्मीर जो इनकी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उनकी जानिब से की जा रही है, और जिस तरह से खुद यहाँ पे जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कहा है कि अवाम का भरोसा जो है उसको मजबूती से बनाए रखना है, और जो ट्रांसपेरेंसी है लोगों और डिपार्टमेंट के तही उसको भी जो है मेंटेन रखना है। और उनने वापस से लोगों को अपील की है कि जहां कहीं भी वो ये माशी जुर्म देखे तो बर वक्त रहते ही जो है डिपार्टमेंट को इतला दे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। और लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कई बार जो है हमने कई लोगों से भी बात की है जिन्होंने मुख्तलिफ जो केस वगैरह जो है वो इस डिपार्टमेंट में रजिस्टर किए हैं इन फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ। तो मैं आपको बता दूं कि जो लगातार हम देख रहे थे यहाँ पे जो ऑफेंडर्स थे, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, जो पिछले लगातार कई वक्त से मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जिन्होंने फ्रॉड किए थे, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के कई एरियाज में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे वो फ्रॉड कर रहे थे और उनको कोई भी जो है पकड़ता नहीं था। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब कश्मीर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की जब हम बात करते हैं तो उनकी पकड़ अब जो है इन पे आई है, और जो इस तरीके के जो फ्रॉडस्टर्स है, हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स है, उनकी वो अब जो है डिपार्टमेंट की पकड़ में आए हैं। और अब सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो क्राइम रेट है, जो सोशल क्राइम या जिस तरह से जो ये माशी जराइम यहाँ पे हो रहे हैं उनमें कमी भी देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं अब लोग भी जो ये फ्रॉड वगैरह करते थे वो भी कहीं ना कहीं डरते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे अब एक डेडिकेटेड जो टीम है या एक जो डिपार्टमेंट है EOW की जब हम बात करते हैं तो उनको पता है कि आने वाले वक्त में जो है अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो बाद में हमको दर्द दबोचा जाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज से अब डरते हैं। मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बात और पैगाम ये है कि आपके समाज में कुछ ऐसे चोर हैं जो शरीफी का चोला ओढ़कर आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि हम आपको सरकारी मुलाजमत दिलाएंगे, पैसों का इंतजाम कीजिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कहते हैं कि हम आपको ज़मीन जो है दिला सकते हैं, आप पैसों का इंतजाम कीजिए। आप पैसे दे देते हैं और उसके बाद जो है पैसे भी गायब, पैसे लेने वाले भी गायब। लेकिन EOW ने जिस तरीके से रवा साल में कार्रवाई की है, 1270 के करीब शिकायत दर्ज, उसके बाद उनकी जांच, उनकी तहकीकात और कई मुकदमात भी दर्ज, तो उन्होंने आम लोगों को ये पैगाम दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ खड़ी है, EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उनके साथ खड़ी है। लेकिन साथ ही में आम लोगों से अपील भी की है, उनसे ये भी अपील की है कि जो लोग ये चूना लगाते हैं आप उनसे खबरदार रहिए, और ऐसे लोगों की शिकायत फौरन आप जो है EOW में कर सकते हैं। अगर मुश्किल हो तो फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बता दीजिए। आजकल 0 FIR का दौर चल रहा है, वो फिर EOW को बता देगी कि ऐसा ऑफेंस जो है हमारे पास आया है और EOW को आगे भेज देगी। अच्छी बात यही है कि EOW ने जो बड़ी कार्रवाइयाँ रवा साल की हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि लोगों को इंसाफ मिले, तो फ्रॉडस्टर्स के लिए एक पैगाम जाता है यहाँ पे कि आप खुद को कितना ही चालाक, कितना ही होशियार समझे, लेकिन EOW के हाथ आपकी गिरेबान तक पहुंच जाएंगे और आपको जेल भी जाना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। एनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत।
दुआएं आपके हक में पहले की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा हाफिज।